हर हर महादेव साथियों, KSG कोचिंग के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम अध्ययन करेंगे पेशवा काल या उत्तर मराठा काल। ये जो पेशवा काल है ये आधुनिक भारत में काउंट होता है। जो आधुनिक भारत का इतिहास है इसमें इसका अध्ययन किया जाता है। तो देखो, पेशवा काल की अगर बात की जाए तो प्रारंभिक तौर पे मैंने आपको पिछले एपिसोड में जब छत्रपति शिवाजी महाराज पढ़ा रहा था उसमें उनके पुत्र संभाजी और संभाजी के पुत्र साहू जी का जब अपन अध्ययन कर रहे थे तो साहू जी में हमने देखा था कि इसे बंदी बना लिया था और 1707 में इन्होंने अपनी चाची ताराबाई से एक युद्ध किया था। और इस ताराबाई से जो युद्ध किया था उसका नाम था पालखेड़ा का युद्ध। कौन सा युद्ध? पालखेड़ा के युद्ध। ये यहाँ पे बता दिया था। और पालखेड़ा के युद्ध में अपनी चाची ताराबाई को पराजित करके और ये शासक बन जाता है। यहाँ तक अपन ने अध्ययन कर लिया था। इसके बाद में अपन देखते हैं तो पेशवाओं का उत्कर्ष किस प्रकार होता है, पेशवा काल क्यों कहते हैं और उत्तर मराठा काल इसे अपन किस प्रकार इसका अध्ययन करते हैं। पेशवा काल के लिए सबसे पहले जो पेशवा था उसका नाम था बालाजी विश्वनाथ। क्या नाम था? बालाजी विश्वनाथ। और बालाजी जो विश्वनाथ था वो पेशवा बना था 1713 से लेके और 1720 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है। अब बालाजी विश्वनाथ के बारे में अपन शून्य से अध्ययन करते हैं। सबसे पहले बालाजी विश्वनाथ कौन थे? ये चित्तपावन ब्राह्मण थे। चित्तपावन। अब देखो, ये चित्तपावन ब्राह्मण क्या होते हैं? जैसे दीक्षित ब्राह्मण होता है, भारद्वाज ब्राह्मण होता है। तो ब्राह्मणों की कई गोत्र खाप शाखाएं होती है, उसी में दक्कन में चित्तपावन ब्राह्मण पाए जाते हैं। तो ये चित्तपावन क्या थे? ब्राह्मण थे जाति से, पहली चीज। दूसरी चीज, ये कार्य के तौर पे धन्ना जी जाधव के साथ सेना करते का कार्य करते थे। सेना करते का कार्य करते थे। आपने देखा होगा 1707 में जब पालखेड़ा का युद्ध में पढ़ा रहा था तो उस टाइम मैंने कहा था कि जो पालखेड़ा का युद्ध साहू जी महाराज जीतता है वो धन्ना जी जाधव की वजह से जीतता है। धन्ना जी जाधव किसका वफादार शासक, किसका वफादार था? राजा राम का। और राजा राम की पत्नी कौन? ताराबाई। तो वो उसके प्रति वफादार ना होकर लास्ट में टूट के किसके पास आ जाता है? साहू जी के पास आ जाता है और वो युद्ध जीत जाते हैं। तो याद रखना, ये धन्ना जी जाधव के साथ काम करते थे। धन्ना जी जाधव के अधीन था कौन? बालाजी विश्व। समझा क्या? तो धन्ना जी जाधव के साथ सेना करते का कार्य करते थे। सेना करते क्या होता है? जो सैन्य संगठन का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? सैन्य संगठन का कार्य करने वाला। बात समझ आएगी? तो सेना करते का कार्य करते थे। और धन्ना जी जाधव की बदौलत 1707 में साहू जी को तख्त मिला था। तख्त मिला कौन से युद्ध में? पालखेड़ा के युद्ध में। कौन से युद्ध में मिला था? पालखेड़ा के युद्ध में। तो देखो, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब देखो, सत्ता के दो केंद्र थे। सत्ता के कितने केंद्र थे? दो। कौन कौन से थे? एक था सतारा और दूसरा था कोल्हापुर। सतारा और कोल्हापुर। सतारा में तो कौन बैठते थे? साहू जी महाराज। और कोल्हापुर में कौन बैठता था? जो ताराबाई का बेटा था संभाजी। समझा क्या? तो वो बैठते थे। अब देखो दोबारा, अब क्या होता है? बालाजी विश्वनाथ का उदय कैसे होता है कि धन्ना जी जाधव की 1708 में मृत्यु हो गई। 1708 में धन्ना जी जाधव की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और इनकी मृत्यु होने के बाद में इसका बेटा इसके पद पे आ जाता है और इसका बेटे का नाम था चंद्रसेन जाधव। कौन था? चंद्रसेन जाधव। अब देखो, एक चीज समझो आप कि एक व्यक्ति जो पूरे जीवन धन्ना जी जाधव के साथ रहा, उसकी हर रणनीति में उसके सहयोगी रहा,
और एक दूसरा उसका खून है। आप मेरे को ये बताओ सशक्त आदमी कौन होगा? जो उसके साथ रहा, जिसने रणनीतियां बनाई। तो ये धन्नाजी जाधव के साथ रहा था कौन? बालाजी विश्वनाथ। बहुत जबरदस्त सैन्य करता था, यहां तक कि पालखेड़ा के युद्ध में भी धन्नाजी जाधव ताराबाई की तरफ से लड़ना चाहता था, लेकिन जो बालाजी विश्वनाथ था उन्होंने इसको कायल किया कि महाराज अपन इनके साथ नहीं लड़ेंगे, अपन सही के साथ देंगे, और सही का साथ देंगे तो उसके साथ लड़ते हुए मारे जाएंगे तो भी शहीद कहलाएंगे। बात समझ आएगी? तो इन्होंने इसे कायल किया था। जबकि इसका बेटा यानी चंद्रसेन जाधव जो था वो ताराबाई का समर्थक था। किसका समर्थक था? ताराबाई। बात समझ आ गई? अब चंद्रसेन जाधव के पास जैसे ही शक्तियां आई तो बताओ चंद्रसेन जाधव किसके पास जाएगा? ताराबाई के पास। तो चंद्रसेन जाधव ताराबाई से जाकर मिल गया, ताराबाई से जाकर मिल गया। और ताराबाई कहाँ पे थी? कोल्हापुर में। कहाँ पे थी? कोल्हापुर। सत्ता के दो केंद्र बन गए थे, ये मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था, शायद आपने देखा हो। मेरे को पूरी उम्मीद है आपको कुछ नहीं देखा होगा, आपने सब बस कॉपी में लिख के रख दिया होगा। कितने केंद्र थे? दो। कौन कौन से थे? एक सतारा, दूसरा कोल्हापुर। अब ये तीसरा केंद्र बनेगा। बात समझ आ रही है? तो ये ताराबाई से जब जाके मिल गया तो देखो धन्नाजी जाधव के जाने का मतलब ये था, धन्नाजी जाधव तो खैर नहीं थे, लेकिन उसके उत्तराधिकारी चंद्रसेन जाधव के जाने का मतलब ये था कि साहू जी बिल्कुल कमजोर पड़ गए। बात समझ आ रही है? साहू जी बिल्कुल जब कमजोर पड़ जाते हैं तो अब क्या करता है कि एक व्यक्ति था जिसका नाम था कृष्णदास आंग्रिया। कृष्णदास आंग्रिया चंद्रसेन जाधव, ताराबाई और इसके सारे सहयोगी, और एक तरफ सिर्फ अकेला बालाजी विश्वनाथ और साहू जी महाराज, इन्होंने प्लान किया। और प्लान करके 1712 में कृष्णदास आंग्रिया ने साहू जी महाराज को गिरफ्तार कर लिया। धोखे से साहू जी को क्या कर लिया? गिरफ्तार कर लिया। और देखो साहू जी को जैसे ही गिरफ्तार किया, अब सतारा पूर्णतः नियंत्रण में किसके आ गया? बालाजी विश्वनाथ। अब उसको अपनी शक्ति दिखाने का मौका मिला। एक तरह से उसने शासक के रूप में कार्य किया, और उसने पहला काम यह किया कि जो ये संघ था ताराबाई का, ये जो गुट था, उस गुट में भेद डाल दिया, फूट डाल दिया। और उसने देखा कि देखो याद रखना, फूट कहां डाली जा सकती है? कि जो आदमी जन्मजात अपना पाड़ा रखता है ना, उसे कभी भी आप छेड़ो मत, क्योंकि वो जन्म से ही दूसरे गुट में रहेगा तो वो वहीं जाएगा। चंद्रसेन यादव जब अपना पिताजी था तब भी वो ताराबाई का समर्थक था, आज भी ताराबाई का समर्थक है, तो उसे नहीं तोड़ा। उसने तोड़ा कृष्णदास आंग्रिया को तोड़ा, और उसको तोड़ के ये कहा कि आपके खिलाफ ये षड्यंत्र कर रहे हैं और आपको हटाना चाहते हैं। और जब उनके बीच कृष्णदास आंग्रिया जब वहां पे देखता है तो उसका पद थोड़ा कम था और चंद्रसेन जाधव का पद ज्यादा था, तो वो इस बात से भड़क जाता है। वो कहता है कि ताराबाई को ये कहता है कि मैं तो वर्षों से आपकी सेवा में रहा हूं और ये आदमी अपने पिता के मरने के बाद में आया, तो आप तो इसे 2 साल में इतना पद और रुतबा दे रहे हो, और मैं आपके जन्म से हूं, मैंने साहू जी को गिरफ्तार किया है तो भी आप मेरे को कुछ नहीं दे रहे। तो इस बात से उसमें जब संघ में फूट होती है तो यहां साहू जी महाराज को छुड़ा लेता है। कौन छुड़ा लेता है? बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ ने साहू जी को छुड़ा लिया, साहू जी को मुक्त करा लिया। बात समझ में आई है? और जैसे ही इसको मुक्त करवाया, अब चूंकि साहू जी महाराज जान गया था कि उसकी वास्तविक शक्ति, उसकी भुजा कौन है? बालाजी विश्वनाथ। इसलिए उन्होंने, ये 1712 की घटना है, 1713 में बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाया। बालाजी विश्वनाथ को क्या बनाया? पेशवा बना दिया, पेशवा बनाया। क्लियर? बालाजी विश्वनाथ पेशवा तो बन गया। पेशवा बनते उसके ये चीज अच्छे समझ में आ गई कि जब तक अपने पास एक मजबूत संगठन और गुट नहीं होगा, अपन अपने प्रतिद्वंदी से जीत नहीं पाएंगे।
और दूसरी चीज हमेशा याद रखना, जो व्यक्ति घर से जीत जाता है ना, वो पूरी कायनात को जीत जाता है। ये चीज बालाजी विश्वनाथ बहुत अच्छे से जानता था। वो जानता था कि अपने घर की फूट ही उसके पतन का कारण बनेगी। तो उन्होंने सबसे पहले इस पे कार्य करना प्रारंभ किया। और उन्होंने क्या किया, 1714 में जो कृष्णदास आंग्रिया था, कृष्णदास आंग्रिया को सरखेल का पद दिया। सरखेल का मतलब जानते हो, नौसेना प्रमुख। नौसेना प्रमुख, अगर आपने थोड़ा सा पढ़ा होगा तो मैंने प्रशासनिक व्यवस्था पढ़ाई थी, उसमें सरखेल का पद भी लिखाया था। खैर कोई बात नहीं, मैं फिर कहता हूँ कि आप बिल्कुल मत पढ़ो। मैंने अभी 5 दिन की छुट्टियाँ की है चुनावों के चक्कर में, और मैं बार बार ये कह रहा था कि आप इन सबको पढ़ लेना। और मैं जितने भी शब्द पूछ रहा हूँ वो एक भी आप शब्द का उत्तर नहीं दे रहे हो, तो मेरे को अच्छे से समझ सकता हूँ कि आपने कितना अध्ययन किया होगा। तो अब देखो, बालाजी विश्वनाथ सबसे पहले अपने घर को मजबूत कर रहा है। घर की दीवारें जब मजबूत हो जाती हैं तो फिर बाहरी गठबंधन तय किए जाते हैं। और बाहरी गठबंधन तय करने के लिए उस टाइम याद रखो, मुगल शासकों की बात की जाए तो उत्तर मुगल काल चल रहा था और हिंदुस्तान में किंग मेकर्स कार्य कर रहे थे। और किंग मेकर्स किसे कहा जाता है? सैयद बंधुओं को। किसको कहा जाता है? सैयद बंधुओं को। सैयद बंधु कौन कौन से थे? वेरी गुड, अब्दुल्ला खान और हुसैन अली खान। गजब। तो अब जब ये घर में मजबूत हो गया तो बाहर में अपनी मजबूती तय करने के लिए इसने गठबंधन किया 1719 में। 1719 में इसने गठबंधन किसके साथ किया? हुसैन अली खान के साथ किया। हुसैन अली खान। हुसैन अली खान कौन था? सैयद बंधु। कौन था? सैयद बंधु, जिन्हें इतिहास में क्या कहा जाता है? किंग मेकर्स। क्या कहा जाता है? किंग मेकर्स। और सैयद बंधुओं में 2 थे, एक तो हुसैन अली खान जो तो सेनापति था, और एक इसका भाई था अब्दुल्ला खान, वो क्या था? वजीर था। समझ आ गया? तो इसने किससे संधि की? हुसैन अली खान से। और हुसैन अली खान से संधि क्या की, वो संधि देख लो आप, वो संधि देख लो। और उस टाइम जो मुगल बादशाह था वो था फर्रुखशियर। कौन था? फर्रुखशियर। तो देखो, संधि में पहली संधि ये थी, इसके 6-7 बिंदु हैं जो आपको ध्यान रखना है। इसे दिल्ली संधि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दिल्ली संधि। कब हुई थी? 1719। किस किस के मध्य हुई थी? बालाजी विश्वनाथ वर्सेज हुसैन अली खान। हुसैन अली खान। बालाजी विश्वनाथ ये तो किसके साथ कर रहा था? साहू जी महाराज के साथ। साहू जी का वो था। और हुसैन अली खान किसका था? फर्रुखशियर का। किसका था? फर्रुखशियर। बात समझ आ गई? अब देखो, इस संधि में पहले शर्त क्या रखी गई कि हुसैन अली खान ने वो क्षेत्र वापस मराठों को दे दिया जिन्हें शिवाजी अपना क्या कहता था? अपना क्षेत्र मानता था। बात समझ आ गया? तो शिवाजी के स्वराज, शिवाजी जी ने अपना स्वराज कहता था ना, उन शिवाजी के स्वराज क्षेत्रों को मराठों को दे दिया गया। मराठों को दे दिया गया। पहली शर्त कि भाई हमारा मूल मुद्दा, मूल लड़ाई किस बात पे है? शिवाजी पे है। छत्रपति शिवाजी की हमने सत्ता स्वीकार नहीं की। तो पहला काम हम ये करते हैं कि जो छत्रपति शिवाजी की प्रभु सत्ता है उसे हम स्वीकार करते हैं। जिन्हें वो अपना स्वराज कहता था वो स्वराज हम आपको दे देते हैं। ठीक है। दूसरा, दक्कन में चौथ व सरदेशमुखी का अधिकार दिया। चौथ और सरदेशमुखी का अधिकार दिया। ठीक। भाई दक्कन क्षेत्र में अपने आप को किंग समझते थे, तो दक्कन क्षेत्र का जो भी चौथ सरदेशमुखी का अधिकार है वो आप रखो, हमारे को इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
तीसरा इन्होंने क्या दिया, अभी मुगलों ने 3-4 क्षेत्र विजित किए थे। कौन कौन से क्षेत्र विजित किए थे? हैदराबाद प्लस कर्नाटक, 6 क्षेत्र विजित किए थे, प्लस इसके अलावा बरार प्लस अहमदनगर प्लस गोलकुंडा। तो ये जो क्षेत्र थे इनका राजस्व वसूली का जो कार्य था, इनका जो कर से एकत्रण का जो कार्य था, सर देशमुखी अपन कह सकते हैं, वो किसको मिल गया? मुगल विजित क्षेत्रों को, मुगल विजित क्षेत्रों में राजस्व संग्रहण का अधिकार मिला। राजस्व संग्रहण का अधिकार मिला। किसको मिला? मराठों। किसको मिला? मराठों। एक तो इसमें अहमदनगर खानदेश है, ठीक है, खानदेश, बरार और गोलकुंडा, तो इनमें इसका अधिकार मिल जाता है। और ये 3 महत्वपूर्ण अधिकार अंग्रेज किसको मिल जाते हैं? मराठों को मिल जाते हैं। अब इसके बदले में भाई मराठों को कुछ देना पड़ेगा। तो मराठों को क्या देना पड़ा? पहला तो मराठों ने क्या दिया? मुगल सेवा के लिए, मुगल सेवा हेतु 15,000 घुड़सवार, 15,000 घुड़सवार, कि जब भी मुगलों को जरूरत पड़ेगी तो आप हमारे को कितने घुड़सवार दोगे? 15,000 घुड़सवार दोगे। तो बालाजी विश्वनाथ ने कहा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमारा काम तो लड़ना ही है। दूसरा उन्होंने क्या कहा कि मुगल सम्राट को भाई आपको हम स्वराज वाला क्षेत्र दे दिया, चौथ और सर देशमुख का अधिकार दे दिया, 6 क्षेत्र जो हैदराबाद, कर्नाटक, जो तुम्हारा खानदेश, बरार, ये गोलकुंडा, ये जो क्षेत्र था वो हमने आपको दे दिया। तो इसके बदले में आप हमारे को, मुगल सम्राट को 10 लाख रुपए का खिराज देंगे। 10 लाख रुपए प्रति वर्ष का क्या देंगे? खिराज। भाई ये टैक्स तो आपको हमारे को देना पड़ेगा। उन्होंने कहा कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप चाहे कितना भी टैक्स कलेक्ट करो, हमारे को कितना दोगे? 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए प्रति वर्ष। क्लियर? छठा इसमें संधि और की गई। छठा क्या कहा? इसमें कहा गया कि चलो साहब हमारे को कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन हम भी अब संधि करना चाहते हैं। आप उनको नहीं छेड़ोगे। किनको? कोल्हापुर वाले को। आप अपने परिवार वालों से कोई दुश्मनी मोल नहीं लोगे। अब वो आपसे कोई छेड़ाछाड़ नहीं करेंगे और आप उनसे छेड़ाछाड़ नहीं करोगे। तो ये 2 पारिवारिक क्रम भी डाली गई। कोल्हापुर में ताराबाई से विवाद को दूर किया गया, दूर करने का वचन दिया। बात समझ आएगी? और 7वां एक और शर्त रखी गई कि अभी भी साहू जी महाराज के कुछ परिवार वाले, जैसे इसकी माता अभी उनके मुगलों के पास कैद थी, तो वो बच्चे वगैरह तो उनको छोड़ देते हैं। और मुगलों ने साहू जी के परिवार को कैद से मुक्त किया। तो कुल मिला के ये 7 टर्म्स थी जिन्हें अपन दिल्ली संधि कहते हैं, और ये बालाजी विश्वनाथ और हुसैन अली खान के मध्य हुई, ये 1719 में हुई। बात समझाएंगे? अब जब ये संधि हुई और जब ये संधि लेके और हुसैन अली खान अपने भाई के पास जाता, अब्दुल्ला खान के पास, अब्दुल्ला खान उन संधियों को पढ़ के और किसके सामने पेश करता है? मुगल बादशाह फर्रुख शेर। और फर्रुख शेर ने उन संधियों पे साइन करने से इनकार कर दिया। बोला बावड़ा है क्या? फिर अपने पास बचा ही क्या है? भाई पूरा क्षेत्र तुमने स्वराज वाला क्षेत्र दे दिया, दक्कन में 64 देशमुख का अधिकार दे दिया। ये क्षेत्र तो हमने जीते हैं, कर्नाटक, हैदराबाद, ये क्षेत्र हमने जीते हैं, आप जीते हुए क्षेत्र को क्यों दे रहे ऐसे ही? और जब फर्रुख शेर ने संधि पर अधिकार करने से इनकार कर दिया, हुसैन अली खान ने किसको फोन लगा दिया? बालाजी विश्वनाथ ने।
और बालाजी विश्वनाथ को बोला कि भाई आपका टाइम आ गया, आप हमारी सेवा में एक शर्त रखी थी 15,000 घुड़सवार लेके पहुंच जाओ। 15,000 घुड़सवारों को लेके बालाजी विश्वनाथ कहाँ चढ़ाई कर देता है? दिल्ली में। और दिल्ली में गुटबंदी के तहत किसकी हत्या कर देते हैं? फर्रुखशियर की, जो हमने वहां पढ़ लिया था पिछले एपिसोड में। फर्रुखशियर की हत्या करके और रफी उद्दरजात को शासक बनाते हैं। किसको बनाते हैं? रफी उद्दरजात। और रफी उद्दरजात ने इसके ऊपर साइन किया था। बात समझ आएगी? जो इतिहास में सबसे कम समय के लिए शासक बना था, ये मैंने वहां पे 3 माह 4 दिन, 3 माह 11 दिन, इसका छोटा बड़ा भाई जिसकी है जैसे इसकी 25 से मृत्यु हुई थी, ये चीजें मैंने वहां बता दी थी। तो रफी उद्दरजात ने इस संधि पर साइन किया और 9 मार्च 1919 को यह संधि संपन्न हुई। और इस संधि को इतिहास में रिचर्ड टेम्पल ये एक इतिहासकार रहा है। इस इतिहासकार ने मराठा इतिहास का मेघना कार्टा कहा है। मराठा इतिहास का मेघना कार्टा का है। बात समझ आ गई? मराठा इतिहास का मेघना कार्टा किसको कहा जाता है? दिल्ली संधि को कहा जाता है। बात समझे? अब बताओ इसे दिल्ली संधि क्यों कहा जाता है? क्योंकि दिल्ली में हुई थी, 15,000 मराठों को ले जाकर वहीं मरवाया था, कत्लेआम करवाया था। बात समझ आ गई? तो रिचर्ड टेम्पल ने इसे मराठा इतिहास का क्या कहा है? मेघना कार्टा। बात समझ आ गई? तो ये था बालाजी विश्वनाथ। अब बालाजी विश्वनाथ की 1720 में क्या हो जाती है? मृत्यु। और बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के बाद में क्या होता है? पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो, बालाजी विश्वनाथ के बाद में शासक बनता है बाजीराव। पेशवा कौन बनता है? बाजीराव। बाजीराव 1720 से लेके 1740 तक रहा। अब बाजीराव के बारे में देखें। पहले तो बाजीराव का उपनाम, इसका उपनाम था लड़ाकू पेशवा। कौन सा पेशवा? लड़ाकू। इतिहास में लड़ाकू पेशवा के नाम से इसमें 56 युद्ध लड़े थे। कितने युद्ध लड़े थे? 56। अपने जीवन में इतना भयंकर कत्लेआम किया था कि अपने साथ ये फरसा लेके चलता था। फरसा जानते हो? कि यहाँ से लेके 3 मीटर लंबा, और उस फरसे को यूं घुमाते हुए चलता था। पूरे मैदान के अंदर बीचों बीच अकेला चला जाता है, किसी की जरूरत नहीं होती थी। अकेला युद्ध के मैदान में घुस गया। अभी कोई तीर आ रही है, तलवार आ रही है, वो उससे टकरा के फरसे से इतनी तीव्र गति से उसका फरसा चलता था कि कभी कोई धनुष, कोई तीर, ऐसी तीर नहीं थी जो उसको भेद सके। इतना तीव्र गति से, बिजली की गति से चलता था, और बिजली की गति से इसका घोड़ा चलता था। समझा गया? दूसरा, इसे इतिहास में मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक कहा जाता है। मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक। देखो, पहला संस्थापक तो कौन था? छत्रपति शिवाजी। छत्रपति शिवाजी। मराठा साम्राज्य का संस्थापक कौन था? छत्रपति शिवाजी। और द्वितीय संस्थापक कौन था? बाजीराव। बात समझ आई? इसके अलावा इन्होंने उपाधियां धारण की। इसने 2 उपाधि धारण की। कितनी उपाधि धारण की? 2। पहली, हिंदू पद पादशाही, हिंदू पद पादशाही। और दूसरी, गो ब्राह्मण रक्षक। किसका रक्षक है? गो ब्राह्मण रक्षक। गो का यानी गाय का, और ब्राह्मण यानी ब्राह्मण, इन 2 के रक्षक। समझ आ गया? अच्छा, इसकी नीति क्या थी? नीति, इसके नीति की अगर बात की जाए तो ये छापामार युद्ध पद्धति, छापामार युद्ध नीति का प्रयोग करता था। अब बताओ, छापामार युद्ध नीति का प्रयोग ही कौन करता था? छत्रपति शिवाजी। बात समझ आ गई? यानी एक्यूरेट उनके पद चिन्हों पे चलने वाला आदमी था। अब क्या होता है कि 1720 में जब इनके पिता की मृत्यु हो जाती है, बालाजी विश्वनाथ की, तो उस टाइम छत्र साहू जी महाराज बिल्कुल उदास हो जाते हैं। बोला, अब क्या होगा? अब हमारे पास कोई बचा ही नहीं। अब इस जो सल्तनत है, उस छत्रपति के सेवादार कौन होगा? उसके दरबार में खूब बड़े बड़े आदमी थे, खूब त्र्यंबक राव, सबसे शक्तिशाली आदमी ये था।
जो इसका सेनापति था। इसके अलावा दत्तोजी राणा, है ना, दत्तोजी सिंधिया, दत्तोजी गायकवाड़ है, दत्तोजी गायकवाड़, राणोजी सिंधिया, मल्हार राव होलकर, रघुजी भोंसले, इतने खतरनाक आदमी उसके दरबार में बैठे थे। साहू जी महाराज के दत्तोजी गायकवाड़, राणोजी सिंधिया, मल्हार राव होलकर, रघुजी भोंसले और ये आप देख लेना, ये मेरे बोला नहीं जा रहा, त्रयंबक राव, ये इसका सेनापति था। तो अब इन सबको यही थी कि भाई अब इसके बाद में जो पद आएगा वो किसके पास आएगा, त्रयंबक राव के पास आएगा। तो दरबार में वो उपस्थित हो जाता है, कौन उपस्थित हो जाता है, बाजीराव। और बाजीराव जब ये मंथना चल रही थी तो वो बाजीराव अपने समर्थकों के साथ जाता है और वो अपने साथ एक धनुष लेके जाता है, तलवार लेके जाता है और दरबार के अंदर उपस्थित हो जाता है कि पिता की मृत्यु के बाद में सबसे पहला अधिकार उसके योग्य पुत्र का अधिकार होता है। आप मेरी योग्यता की परीक्षा लीजिए, अगर मैं अपने पिता के पद चिन्हों पर खरा ना उतरा तो मेरी जगह किसी दूसरे को नियुक्त किया जाए। तो इन 5 आदमियों ने सहमति दे दी, 4 ने। बिल्कुल सही है कि अगर इसका पिता के पद चिन्हों पर चलने वाला आदमी है, क्योंकि इसके पिता ने ही उठा के हमारे को बनाया था। कैसे? क्योंकि जैसे खानदेश हुआ, बरार हुआ, कर्नाटक हुआ, अहमदाबाद हुआ, इन क्षेत्रों का, इसके अलावा मालवा क्षेत्र की चौथ और सरदेशमुखी का अधिकार मिल गया था। समझ आया क्या? मतलब सारी संधियां किसने की थी? इसके पिता ने की थी। तो एक बार चेक किया जाए इस लड़के को। तो दरबार वाले सभी कहते हैं, अच्छा दरबार में उसकी एक चीज बहुत फेमस थी कि चीते की रफ्तार और बाजीराव की तलवार, उसका वार कभी खाली नहीं जाता। मतलब बाजीराव की जो तलवार थी उसके बारे में सब जानते थे कि तलवार में उसे एक साथ अगर 50 योद्धा भी आ जाएं तो शहर आ नहीं सकते। ये मैंने अभी बताया था आपका। वो अपना फरसा जब लेके चलता था तो अगर पूरी सेना की मंडली होगी ना, एक पूरी सैन्य टुकड़ी 2000 आदमी भी होंगे तो उनको काट के निकल जाएगा। इतना फर्राटेदार आदमी था। उसके जो रफ्तार थी मतलब घोड़े की, वो चीते जैसी थी और तलवार जो थी उसे कोई भेद नहीं सकता था। तो उसके लिए प्रसिद्ध डायलॉग था कि बाजीराव की तलवार और चीते की रफ्तार। बाजीराव की तलवार और चीते की रफ्तार। तो उसने कहा कि पहली चीज तो मैं अपने पिता के पद चिन्हों पे इसलिए हूं कि अगर इस दरबार में मेरे को कोई तलवार विद्या में मेरे को परास्त कर सके तो मैं चैलेंज करता हूं। पूरे दरबार में सब खामोश हो गए, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती वो त्रयंबक राव को दे रहा था। तो त्रयंबक राव कहा कि युद्ध में केवल तलवार से काम नहीं चलता, तुम्हें अपनी धनुर्विद्या दिखानी होगी। तुम्हें अपनी धनुष विद्या, क्योंकि उसे पता था कि तलवार में तो कोई नहीं मार सकता। मतलब ठीक है कि आप धनुष विद्या दिखाओ। तो धनुष विद्या के लिए वो क्या करते हैं, जमीन के ऊपर ये गेहूं की बोरी का ढेर करते हैं और उसके ऊपर एक मोरपंख गाड़ देते हैं और मोरपंख गाड़ के और बाजीराव को कहते हैं कि आप इस मोरपंख के तीर से 2 टूक कर दो। बाजीराव तीर चलाता है और तीर सीधा जाके लगता है जमीन के अंदर और सीधा निकल जाता है। और सब हंसने लगे कि ये बनेगा पेशवा बनेगा, क्योंकि वो जरा सा छोटा सा बच्चा था जिसकी मूछे भी नहीं आई थी। 18 वर्ष की आयु में पेशवा बनने जा रहा है। यहाँ पे 45 साल के जो उसे कुछ समझते नहीं, उस जैसे कितने बच्चे देखे उन्होंने। तो जब हंसने लगे तो उन्होंने कहा कि इसे निकाल के देखो। तो उसने इसके 2 टूक कर दिया। तो उसने नीचे
तीर मारी थी, क्योंकि नीचे ऊपर अगर तीर मारता तो तीर निकल सकती थी, वो नीचे साइड में हो जाता वगैरह। तो इसने नीचे यहाँ पे तीर मारी, किसके अंदर, अनाज के अंदर, ताकि वो तीर जाके सही निशाने पे लगे। उसके 2 टूक हो गए, किसके, मोरपंख। तो सब वाह 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 करने लगे। अब उन्होंने कहा पहले शस्त्र विद्या तो आपके पास है, और शास्त्र विद्या बताओ कि युद्ध नीति तो तुम्हारे को अच्छी आती है। मैं मान गया कि तुम कुशल लड़ाके हो, तुम हमारे को बहुत अच्छा नेतृत्व दोगे, लेकिन तुम्हारे दिमाग में तो होना चाहिए ना। तुम छत्रपति का पेशवा बन रहे हो, छत्रपति का मस्तिष्क हो, तो तुम्हारी शास्त्र नीति बताओ कि तुम्हारे में दिमाग कितना है। तो उसने कहा ये मुगल एक जर्जर वृक्ष है, एक जर्जर वृक्ष है जिसकी जड़ों पर प्रहार किया जाए तो इसकी शाखाएं स्वतः टूट जाएंगी। बात समझ आ गई कि ये जो मुगल सल्तनत है वो एक जर्जर वृक्ष है, इसके शाखाओं को तोड़ने की जरूरत नहीं। अगर इसके तने पर अगर इसकी जड़ों पर नहीं, अगर इसके तने पर प्रहार किया जाए, किस पर प्रहार किया जाए, तने पर प्रहार किया जाए, तो इसकी शाखाएं अपने आप गिर जाएंगी। बाकी ये ठूट कर आ रह जाएगा, इस ठूट के कोई मतलब नहीं रहेगा। अब इसका मैं अर्थ बताऊंगा, इसका कहना क्या मतलब क्या था, क्योंकि इस बात को अभी तुम समझ नहीं पाए होगे कि ये कहना क्या चाह रहा है। बात समझ आ गई। तो इसने कहा कि ये इसके तने पर प्रहार किया जाए, नंबर 1 बात। और मैं ये तिरंगा, मैं ये मराठा पताका कटक से अटक तक पहनाऊंगा, अटंग तक पहनाऊंगा। बात समझ, ये जो मराठा पताका है वो कटक से लेके अटक तक लहराएगा। कटक का मतलब कृष्णा नदी, अटक का मतलब उड़ीसा। इसके बीच सिर्फ एक ही पताका होगा, कौन सा पता होगा, मराठा पतंग। और जब ये ऐसी बात कहता है तो इस बात का अर्थ समझ के और स्वयं जो साहू जी महाराज थे वो खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं वाह 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 वाह, तुम योग्य पिता के योग्य पुत्र हो। इसके जवाब में साहू जी ने क्या कहा, तुम योग्य पिता के योग्य पुत्र हो, योग्य पिता के योग्य पुत्र हो। निश्चय ही तुम मराठा पताका हिमालय के उस पार तक पहना दोगे, हिमालय के उस पार तक गाड़ दोगे। बात समझ आ गई। ये डायलॉग वहां कह के और उसे उसकी पदवी देके, उसे पेशवा का पद देके और वहां से रवाना कर दिया जाता है और ये पूना में आ जाता है। पूना में बड़ा जश्न मनता है। और चूंकि ये बिल्कुल नवीन यंग युवा आदमी था, 18 वर्ष तो नौकरी भी नहीं लगती, नौकरी लगने की आयु होती है न्यूनतम। और शुरुआत में जब नौकरी लगता है तो आदमी बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, बहुत ज़्यादा वर्क किया जाता है। सिस्टम में देखा जाता है कि जो भी नए नए लड़के आते हैं उनसे काम करवाया जाता है, और ये सबसे नया लड़का बिल्कुल। अब देखो, अब सबसे पहले देखो, अब ये अपने इस नीति पर कार्य करेगा। उसने कहा मुगल एक जर्जर वृक्ष है, उसके तने पर प्रहार किया जाए। किस पर प्रहार किया जाए? तने पर। तो मुगल सल्तनत का आप देखोगे तो मुगल सल्तनत ये इसकी शाखाएं हैं, इलाहाबाद, बिहार, उड़ीसा, ये और ये इसका तना जो है वो तना कहाँ है? इसका तना है तुम्हारा ये क्षेत्र जिसे अपन कहते हैं एक तो हैदराबाद और मालवा। हैदराबाद, फिर इसके ऊपर मालवा और इसके ऊपर गुजरात। ये इसकी क्या है? तना है। नहीं समझा? देखो, कोई पेड़ होता है, पेड़, तो पेड़ की ये नीचे तो क्या होती है? जड़। और ये सीधा क्या होता है? तना। और ये क्या होती हैं? शाखाएं। बात समझ आएगी? तो इसने किस पे प्रहार करने की बात कही?
तने पर। किस पर प्रहार करने की बात कही? तने पर। अब देखो यहां तो ये शाखा है, बंगाल की शाखा, इलाहाबाद की शाखा, समझे, ये तो शाखाएं हैं। तना कौन सा था इसमें? तना इसमें था हैदराबाद, मालवा, ये इसके तने थे कि साहब तनों को तोड़ दो आप। इस नीति के तहत इसने पहला आक्रमण किया, पहला तना पे आक्रमण किया। और उस टाइम इस जो मुगल सल्तनत का तना था वो कौन था? हैदराबाद। हैदराबाद का संस्थापक कौन था? निजाम उल मुल्क। कौन था? निजाम उल मुल्क। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। कब की थी? 1724 में। कब की थी? आपको नहीं याद, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, टेंशन मत लिया करो ना, दोबारा फिर पढ़ना है। तो इसने सबसे पहला आक्रमण किया 1728 में, और वो युद्ध कहलाता है पालखेड़ा का युद्ध। कौन सा युद्ध कहलाता है? पालखेड़ा का युद्ध। पालखेड़ा, एक तो याद रखना खेड़ा का युद्ध था जो 1707 में हुआ, जिसमें साहू जी महाराज ने ताराबाई को पराजित किया, वो तो था खेड़ा का युद्ध। कौन सा युद्ध? खेड़ा। मैंने पालखेड़ा बोल दिया था क्या? वो खेड़ा का युद्ध था, ये पालखेड़ा का युद्ध है। ये किस किस के मध्य हुआ? हैदराबाद वर्सेज मराठा। हैदराबाद का नेतृत्व कौन कर रहा था? निजाम उल मुल्क। और मराठों का नेतृत्व कौन कर रहा था? बाजीराव। कौन कर रहा था? बाजीराव। बाजीराव जैसा जितने होता कभी जिंदगी में हार ही नहीं सकता। वो जान रहा था कि अपन जब ऊंचाई की तरफ जाएंगे तो सबसे नीचे के नीचे ये परेशान करेगा हैदराबाद, तो इस तने को तोड़ा जाए, इस तने पर प्रहार किया जाए। और इस युद्ध के मैदान में निजाम उल मुल्क को पराजित किया। क्या कर दिया? पराजित किया। और उसे पराजित करके मूंगी शिवगांव की संधि की। कौन सी संधि की? मूंगी शिवगांव की संधि हुई। किस किस के मध्य हुई? निजाम उल मुल्क वर्सेज बाजीराव। बात समझ आएगी? तो पहला काम तो इसने किस पे प्रहार किया? हैदराबाद पे। किस पे अधिकार किया? हैदराबाद। हैदराबाद के आगे चलता है, और यहां से आगे चल के इसी दौरान 1728 की बात चल रही है। 1728 में इसका एक भाई था बाजीराव का, जस्ट छोटा भाई, जिसका नाम था चिमनाजी अप्पा। क्या नाम था? चिमनाजी अप्पा। चिमनाजी अप्पा ने एक युद्ध किया था जिसका नाम था अमझोर का युद्ध। कौन सा युद्ध? अमझोर का युद्ध। एक तरफ बाजीराव पालखेड़ा का युद्ध लड़ रहा था, दूसरी तरफ चिमनाजी अप्पा अपनी सेना लेके पहुंच जाता है मालवा। कहां पहुंच जाता है? मालवा। और मालवा वर्सेज मराठा। मालवा का जो सूबेदार था, मुगल सूबेदार, उसका नाम था गिरधर बहादुर। गिरधर बहादुर वर्सेज मराठा जो इसका नेतृत्व कर रहा था उसका नाम था चिमनाजी अप्पा। चिमनाजी अप्पा। और चिमनाजी अप्पा ने गिरधर बहादुर की हत्या कर दी। गिरधर बहादुर की क्या कर दी? हत्या कर दी। अब देखो ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज है कि गिरधर बहादुर की हत्या, यानी मालवा के सूबेदार की हत्या कर दी। इसका भाई भी इतना खतरनाक था। जो ये मराठा सल्तनत थी ना, मराठाओं का एक एक बच्चा इतना खतरनाक था, तो पैदा होते ही पहले तलवार चलाता था, खाना बाद में खाता था। उसके हाथ में पहले कटार दी जाती थी, पहले कटार से खून निकालता था किसी का, फिर उसके बाद में खाना खाता था। तो मराठाओं का बच्चा बच्चा इतना लड़ाका था कि पूछो मत। चिमनाजी अप्पा ने अकेले ने गिरधर बहादुर की हत्या कर दी। बताओ किसकी हत्या कर दी? गिरधर बहादुर की हत्या कर दी। अब इनके सामने जो सबसे बड़ी समस्या थी वो त्रैबंकराव था, क्योंकि त्रैबंकम राव ने इस बात का आश्वासन दिया था कि आप हैदराबाद लड़ाई करो और मैं यहां चिमनाजी अप्पा को सहायता पहुंचा दूंगा। और जबकि वो चिमनाजी अप्पा को सहायता नहीं पहुंचाता है। चिमनाजी अप्पा युद्ध जीत जाता है, गिरधर बहादुर की हत्या कर देता है, लेकिन उस दौरान
उसको भयंकर क्षति होती है, उसके बहुत से लड़ाका मारे जाते हैं। कारण कौन? त्रैवंकम राव। क्योंकि एक तो ये भाई सेनापति है, तो जाहिर सी बात है पूरी सेना नहीं पहुंच पा रही थी, पूरा वो युद्ध सामग्री नहीं पहुंच पा रही थी, समझा क्या? तो कहीं ना कहीं ये कमजोर पड़ते जा रहे थे। भाई पेशवा का काम होगा शासन कार्य संभालना। सेना किसके पास होती थी? सेनापति के पास होती थी। सेना नायक अलग होता था, पेशवा अलग होता था। यहाँ युद्ध कौन लड़ रहा है? पेशवा। यहाँ युद्ध कौन लड़ रहा है? पेशवा। तो अब ये क्या कर रहा है? ये जरूरी हो गया था कि कहीं ना कहीं ये जो है पेशवा, ये सेनापति, इसको हटाना पड़ेगा। और इसके लिए 1731 में इन्होंने त्रयंबक राव की हत्या कर दी। युद्ध किया, जिसे इतिहास में अपने भोपाल का युद्ध के नाम से जाना जाता है। और इस युद्ध में किसकी हत्या कर दी? त्रयंबक राव की हत्या कर दी। अब इसके बाद में सेना का नियंत्रण भी जो था वो किसके हाथों में आ गया? पेशवा के हाथों में आ गया। किसके हाथों में आ गया? पेशवा के हाथों में। क्लियर? अब इसके बाद में क्या होता है? 1731 में इन्होंने एक संधि की, जिसे कहते हैं वरना की संधि। कौन सी संधि? वरना की संधि। इस वरना की संधि के तहत, हालांकि वरना की संधि मैंने पहले भी बता दी थी, वरना की संधि के तहत साहू जी महाराज के अधीनता स्वीकार कर ली कोल्हापुर के संभाजी द्वितीय ने। संभाजी सेकंड, ये जो ताराबाई का पौत्र था ना, इसने किसकी अधीनता स्वीकार कर ली? साहू जी महाराज की ने साहू जी महाराज की अधीनता स्वीकार की। ठीक है। अब यहां कहीं ना कहीं इनके अंतर्गत उथाल पुथल चल रहा था। क्या चल रहा था? कि ये सभी लोग घबरा रहे थे, क्योंकि 1731 में त्रयंबक राव की हत्या कर दी थी। तो ये इन लोगों में थोड़ा खौफ हो गया था कि ऐसा ना हो कि हमारे को हटाया जाए, क्योंकि इसकी, हालांकि इसकी हत्या इसके कारणों से हुई, लेकिन अन्य लोगों में भी खौफ हो जाता है कि ऐसा ना हो कि अपना भी नंबर आ जाए। बात समझ आ रही है? तो इन्होंने इनको विश्वास में लेने के लिए 1732 में मराठा संघ की स्थापना की। मराठा संघ की स्थापना की। मराठा संघ की स्थापना करके और इन्होंने क्या किया कि इन सब लोगों को जागीरें दी। ये जो चारों लोग थे, इन चारों को क्या दी? जागीरें दी। अब देखो, भोंसले को जो जागीर दी वो नागपुर की जागीर दी। कौन सी जागीर दी? नागपुर। ये सभी चीजें मैंने आपको पहले बता दिया था। सिंधिया को कहां की दिया था? ग्वालियर की। कहां की दिया था? ग्वालियर की। होलकर को कहां की दिया था? इंदौर की। कहां की दिया था? इंदौर की। और गायकवाड़ को कहां को दिया था? बड़ौदिया की। कहां की दिया था? बड़ौदिया की। और इसने अपने जो मराठा संघ था उसको शक्तिशाली बनाने के लिए, मतलब अपने लोगों में विश्वास वापस करने के लिए, भाई मैं कत्ल नहीं कर रहा, ये मेरी मजबूरी है कि कोई साथ ही नहीं दे रहा, जो मराठा सल्तनत के खिलाफ है उसे मेरे को मारना पड़ रहा है। और जब उनको ना विश्वास हुआ तो उनको चारों को जागीर दे दी कि भाई मेरे पास, पेशवा के पास पूना की जागीर है, और तो कुछ ही नहीं है ना, कि हाँ कुछ ही नहीं है साहब, तो मैं आपको बड़ौदिया की जागीर दे देता हूँ, आपको मैं ग्वालियर की जागीर दे देता हूँ, आपको मैं इंदौर की दे देता हूँ, और आपको नागौर की दे देता हूँ। अब ठीक है भाई, मेरी जितनी शक्ति है उतनी शक्ति आपकी है। अब उन लोगों को भरोसा हो जाता है कि अपने बाजीराव के साथ अपन सुरक्षित हैं। बात समझ आएगी? उनको पूरा भरोसा हो गया, क्योंकि देखो एक चीज मानो कि जब आप उनको बराबर लेवल में ले लेते हैं तो कहीं ना कहीं उनको भरोसा हो जाता है। अच्छा, दूसरा काम और किया था इसने 1730 में ही, एक चीज यहां छूट गया 30 में, 1730 में उन्होंने क्या किया था कि एक बुंदेलखंड का जो शासक था उसका नाम था छत्रसाल बुंदेला। छत्रसाल बुंदेला, उसने छत्रसाल बुंदेला को गिरफ्तार कर रखा था मुगल सूबेदार, उसका नाम था मोहम्मद खान बंगस। क्या नाम था? मोहम्मद खान बंगस। तो छत्रसाल बुंदेला को
जो इलाहाबाद का गवर्नर था, इलाहाबाद का गवर्नर, इलाहाबाद का मुगल गवर्नर मोहम्मद खान बंगश से, मोहम्मद खान बंगश से आज़ाद करवाया। क्या कराया? आज़ाद करवाया। और उसे आज़ाद करा के उसे छत्रसाल में, बुंदेलखंड में वापस प्रतिस्थापित किया। और जब छत्रसाल बुंदेला को वापस उसके क्षेत्र में स्थापित किया तो वो बड़ा खुश हुआ और उसने क्या किया, आधा बुंदेलखंड दे दिया। आधा बुंदेलखंड किसको सौंप दिया? पेशवा को सौंप दिया, पेशवा को सौंपा। बात समझे? उसने आधा बुंदेलखंड किसको सौंप दिया? पेशवा को सौंप दिया, जिसमें ये तुम्हारा कालपी, झांसी, इनका नाम सुना है क्या? कालपी, झांसी, ये बुंदेलखंड का ये निचोड़ा हिस्सा था ना, मध्य प्रदेश, धार, ठीक है, ये सभी क्षेत्र इसी में आते हैं। इसे धार का युद्ध भी कहते हैं। कौन सा युद्ध कहते हैं? धार। तो ये सभी चीज आपको याद रखना है। अब देखो, तो 1728 में पहले इसने पराजित किसको किया? हैदराबाद के निजाम को। फिर उसके बाद में 1728 में इसके भाई ने किसको पराजित कर दिया? मालवा को। 1730 में इसने किसको कर दिया? इलाहाबाद के सूबेदार को। बात समझ आ रही है? 1731 में अपने आंतरिक शांति स्थापित की। पहले अपने दुश्मन, खुद के घर के दुश्मन त्रयंबकराव को हटाया, उसकी हत्या कर दी, समझेगा। फिर उसके बाद में 1731 वरना की संधि करके और जो कोल्हापुर और सतारा में जो परंपरागत दुश्मनी चली आ रही थी उसको समाप्त करवा दिया। और जो संभाजी द्वितीय था उसको साहूजी महाराज की क्या करवा दी? अधीनता स्वीकार करा दी। और 1732 में उसने मराठा संघ की स्थापना की। मराठा संघ के तहत उसने दत्तोजी गायकवाड़ को बड़ौदिया रियासत दे दी, राणोजी सिंधिया को ग्वालियर दे दी, मल्हार राव होलकर को इंदौर दे दी और रघुजी भोसले को क्या दे दिया? नागौर दे दिया। बात समझ आ गई? तो उन पे विश्वास वापस लौटा। अब क्या होता है, 1732 में ही, अपन 32 ही चल रहे हैं, ये यहाँ पे लिख लेना 1730, ठीक है। सॉरी, 1732 में जो पेशवा था बाजीराव ने आक्रमण कर दिया गुजरात पर। किस पर आक्रमण किया? गुजरात पर आक्रमण किया। और गुजरात पर आक्रमण जब किया तो गुजरात का जो सूबेदार था वो था जोधपुर का महाराजा अभय सिंह। कौन था? जोधपुर का महाराजा अभय सिंह। तो जोधपुर महाराजा अभय सिंह बिना लड़े ही यहां से भाग गया। जोधपुर महाराजा अभय सिंह यहां का क्या था? सूबेदार था, सूबेदार। और उसके भागने के बाद में इस पर कब्जा कर लिया। क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। बात समझ आ गई? तो गुजरात पर भी इन्होंने अधिकार कर लिया। देखो, गुजरात इनके अधिकार में हो गया, मालवा इनके अधिकार में हो गया, हैदराबाद बिल्कुल शांत हो गया, इलाहाबाद शांत हो गया। यानी कुल मिला के ये अपने वर्चस्व की ऊंचाइयों की तरफ चल रहे हैं। इसके बहुत से युद्ध हैं, मैं सभी के बारे में नहीं बता रहा, लेकिन मैं जो बहुत महत्वपूर्ण युद्ध हैं जिससे इनका साम्राज्य विस्तार हुआ, केवल उन्हीं की चर्चा कर रहा हूं। मैंने कहा 56 युद्ध, किसी युद्ध में पराजित नहीं हुआ। अजय योद्धा था। अपने इतिहास में मुश्किल से 5-7 अजय योद्धा हुए हैं जिनको कभी मारा नहीं जा सका युद्ध में, वो खुद की मौत मरे हैं। महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप, बालाजी बाजीराव, ये ऐसे अजय योद्धा थे। बात समझ आएगा? तो ये आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके नीचे वाला आपको फिर बताता हूं। स्क्रीनशॉट लो इसका। अब देखो, गुजरात पर भी इनका अधिकार हो गया, मालवा पर भी इनका अधिकार हो गया, हैदराबाद पर भी हो गया। अब कहीं ना कहीं एक शक्तियों के रूप में उभर रहे थे। दक्षिण भारत में एक शक्ति जो इन्हें चुनौती दे रही थी वो थे सिद्धि। कौन थे? सिद्धि। तो सिद्धियों का एक किला था जिसे कहते थे जंजीरा का किला। कौन सा किला? जंजीरा का किला। देखो, एक चीज याद रखना, जंजीरा का किला अभेद किला था। आज तक इस किले को कोई भेद नहीं पाया, ना औरंगजेब भेद पाया, ना छत्रपति शिवाजी भेद पाया। और इस पे जो सर्वाधिक आक्रमण किए थे वो चिमनाजी अप्पा ने किए थे। बाजीराव का जो छोटा भाई था चिमनाजी अप्पा ने भी इस पर कई अधिकार किया, कई बार आक्रमण किया, इसको नहीं भेद पाया। लेकिन जो जंजीरा जो था, जंजीरा की अगर बात की जाए, ये जंजीरा ये महाराष्ट्र में तटीय क्षेत्र पर पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? महाराष्ट्र।
तो इस किले को तो नहीं भेद पाया, लेकिन जो सिद्धि लोग थे, सिद्धि एक प्रजाति थी, सिद्धि क्या थी? प्रजाति। तो सिद्धियों को मुख्य भूमि से खदेड़ दिया, मुख्य भूमि से खदेड़ दिया, मतलब किले को तो नहीं फतेह कर पाया, लेकिन जंजीरा के किले के अंदर डाल दिया, भाई आप इसी के अंदर रहो, 25 वर्ग मील में बनाया, इसके अंदर ही आप रह सकते हो, इससे बाहर आके कोई भी अनावश्यक आक्रमण नहीं करोगे। तो इसने सिद्धियों को नियंत्रित किया, सिद्धियों को क्या कर दिया? नियंत्रित किया। पहला आदमी था जिसने सिद्धियों को नियंत्रित किया, वरना सिद्धि किसी से नियंत्रित नहीं होते थे। बात समझाएगी? सिद्धियों पर एक और कठोर अभियान किया था, किसने किया था बताओ? औरंगजेब ने। किसने किया था? औरंगजेब। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, याद नहीं रहता तो। सिद्धियों का मैंने वहाँ भी कहा था, इतना सा कह के छोड़ दिया था सिद्धियों का, सिद्धियों पर नियंत्रण स्थापित किया नहीं, अभियान किया, ठीक है, खैर कोई बात नहीं। तो 1733 है। अब जब इसने सब कुछ फतेह कर लिया, इस दौरान इसके जीवन में एक घटनाक्रम होता है। क्या होता है कि मोहम्मद खान बंगस जो था, वो मोहम्मद खान जो बंगस था, उस बंगस ने दोबारा आक्रमण कर दिया। किसके ऊपर? याद रखना, दुश्मनी एक बार ही रहती है, वो हमेशा के लिए रहती है। छत्रसाल बुंदेला के ऊपर। किस पर आक्रमण किया? छत्रसाल बुंदेला। और छत्रसाल बुंदेला को चारों तरफ से घेर लेते हैं, इस किले को चारों तरफ से घेर लेते हैं, और मोहम्मद खान बंगस यहाँ पे चारों तरफ से घेर लेता है। और छत्रसाल बुंदेला इस बात को समझ जाता है कि अब अगर उसे सहायता नहीं मिली तो वो मर जाएगा। तो इस दौरान उसकी पुत्री आती है, और उसकी पुत्री उस जमाने का जो सबसे ताकतवर आदमी था, जिसका नाम क्या था? पेशवा बाजीराव। उस बाजीराव के पास जाती है, और बाजीराव को जाके इस बात के लिए कायल कर लेती है कि आप हमारी सहायता करो। सभी जो उसके साथी थे उस बात का विरोध करते हैं। इसके बावजूद भी पेशवा युद्ध के मैदान में जाके और किसकी सहायता कर देता है? छत्रसाल बुंदेला की। छत्रसाल बुंदेला की सहायता करके, और छत्रसाल बुंदेला हिंदू शासक था। कैसा शासक था? हिंदू। और वो एक डायलॉग मारता है कि हमने मुसलमानों से एक हिंदू साम्राज्य की रक्षा कर ली है। तो हिंदू पद पातशाही तो धारण कर रहे हैं। बात समझा क्या? हमने जो हिंदू शासक की सुरक्षा किससे कर ली है? मुसलमान से। ये सभी पूछते हैं कि आप छत्रपति को क्या जवाब दोगे? आप ये दादागिरी कर रहे हो, अपने को कोई मतलब ही नहीं, अपने वजूद में नहीं। लेकिन ये लड़की पुरुष के भेष में आती है, पुरुष के भेष में आते हैं, तो इसके जो दरबारी रहते हैं उससे मिलने नहीं देते पेशवा से। वो युद्ध के मैदान में रहता था, तो वो आके कहता है कि भाई छत्रसाल बुंदेला का दूत आपसे मिलने आया है। तो उसने कहा कि भेज दो उसे। वो क्या चाहता होगा? फिर उसके मित्रों ने कहा, उसके सहयोगी ने कि साहब बंगस ने घेर रखा है उसे, तो वो उसे अपनी सहायता लेने के लिए आया होगा। तो पेशवा ने कहा कि हमारे को इससे क्या मतलब है, हम किसी की सहायता क्यों करें फालतू में, कि भेज दो वापस उसे। लेकिन वो जो दूत आया था, दूत के रूप में वो लड़की थी उसकी, वो क्या करती है? उनके ऊपर आक्रमण करके और उनको मार के अंदर आ जाती है। अब जब अंदर आती है तो वो अपने पेशवा, अपने सभी मित्रों के साथ उनको समझा रहा था कि अपने को यहाँ आक्रमण करना है, यहाँ आक्रमण करना है, और वो आक्रमण कर देती है। वो आक्रमण करती है तो उसके सारे, उसको जो साथी खड़े थे, चिमनाजी अप्पा, उसके दत्तोजी गायकवाड़, राणोजी सिंधिया, उनको सबको परास्त कर देती है। और जो सबको परास्त करती है तो वो आराम से उधर नक्शे पे देख रहा, क्योंकि वो तो अजय योद्धा था, उसे कोई डर नहीं था। अब वो सब पिटा गए, तो उसने पीछे देख के उसके थप्पड़ मारा, और जैसे थप्पड़ मारा तो वो लड़की नीचे गिरती है, और उसका जो ऊपर वाला जो पगड़ी थी वो गिर जाती है। वो देखता है ये लड़की है। बोला तुम कहाँ से आई हो? कि मैं छत्रसाल बुंदेला की पुत्री हूँ। अच्छा, तो उसने कहा कि तुम क्यों आए हो? कि बुंदेलखंड को तुम्हारी आवश्यकता है, और तुम हिंदू साम्राज्य की सुरक्षा के लिए तुम अपने आप को हिंदू पद पातशाही कहते हो, आप हमारी सुरक्षा करो। उसने कहा कि तेरे जैसे हथियार बुंदेलखंड के पास हैं, तो फिर मेरी क्या जरूरत है? बात समझ आ रही है? चलो ठीक है, मैं आता हूँ, तुम चले जाके वो कर दो अपने घर वालों को। तो यहाँ से मस्तानी चली जाती है, और मस्तानी जाके ये सूचना किसको दे देती है? अपने पिता छत्रसाल बुंदेल को सूचना दे देती है, और पीछे से वो अपने लोगों को राजी करता है, कायल करता है, और युद्ध के मैदान में आ जाता है। कौन? बाजीराव। और बाजीराव मोहम्मद खान बंगस को चारों तरफ से घेर लेता है और भयंकर कत्लेआम करता है।
इस दौरान क्या होता है, बाजीराव जो मार रहा था तो उसके पीछे से एक सैनिक आता है और उसके तलवार मारने की कोशिश कर ही रहा है कि सामने से क्या करती है कि मस्तानी भी युद्ध करती है। वो युद्ध निपति कला में इतनी निपुण थी, अतिशय सुंदरी महिला थी, विश्व की ऐतिहासिक सुंदरी थी। तो वो क्या करती है, वो भी युद्ध कर रही थी, तो उसने उसकी तरफ कटार फेंकी और बाजीराव सोचता है कि ये कटार शायद मेरे को मारने के लिए फेंक रही है, समझ आ रहा है। तो उसने क्या किया, वो उसकी तरफ यूं तलवार लेके आ रही थी उसके पीछे वाले को मारने के लिए, और वो सोचता अपने को मारने के लिए आ रहे। तो उसने क्या किया, पास तक तो आने दिया उसे और यूं घूम के और उसे मस्तानी के, समझ आ गया। तो उधर मस्तानी जब उसको पीछे वाले को मारती है तो उसे पता लगता है कि अपने गलती कर दी है, तो इसको मारने के लिए आ रही थी। बात समझ आ रही। कई बार ऐसा लग जाता है कि अपने को, और फिर जब वो उसको अंदर से गिल्टी फील हो जाती है, अंदर गिल्टी फील हो जाती है, तो वो क्या करता है, जब वो घायल थी, युद्ध में बेहोश हो गई थी, उसके वजह से हुई थी, तो उसे क्या कहता है कि सुरक्षा के लिए वचन के रूप में उसे एक तलवार वो एक कटार दे देता है कि मैं अपनी कटार देता हूं तुम्हें। यानी कटार का मतलब, मराठों के लिए कटार का मतलब होता था कि मैं तुम्हें अपनी सुरक्षा का वचन देता हूं कि अगर तुम मौत के मुंह में चली जाएगी एक बार ये बुंदेलखंड, तो मैं उसे सुरक्षा दे दूंगा, ये कटार मेरे को वापस लौटा देना, ये कर्ज है क्योंकि मैंने तुम्हें मारा है। बात समझ आ गई। लेकिन बुंदेलखंड में वो जो इसके पिता तो था हिंदू और इसकी माँ, जो मस्तानी की माँ थी, वो थी मुसलमान। कौन थी? मुसलमान। उस कटार का गलत अर्थ समझ जाती है। वहाँ जो इस्लाम में जो कटार दी जाती है तो वो पति के द्वारा दी जाती है पत्नी को, तो वो उसे सुहाग की निशानी मान लेती है। बात समझाएगी। और यहाँ पे उल्टा सिस्टम हो जाता है, और यहाँ पे उल्टा सिस्टम हो गया, यहाँ से फिर उसका पतन हो जाता है। किसका? पेशवा का। पेशवा क्या होता है कि अब देखो बुंदेलखंड को, अब उसके बाद में कालपी, है ना, तो इसने किसकी सहायता की? बुंदेलखंड की मोहम्मद खान बंगस के खिलाफ सहायता की। किसके कहने पर? मस्तानी के आग्रह पर। मस्तानी कौन थी? छत्रसाल बुंदेला की पुत्र, छत्रसाल बुंदेला की पुत्री। बात समझ आ गई। और इससे फिर वो खुश होके उसने क्या दी? कालपी प्लस झांसी प्लस सागर प्लस हृदयनगर, ये जागीरें इसको दी और अपनी पुत्री को भेज देता है। वो पुत्री कहती है कि मैं उससे शादी करूंगी और मैं उन्हीं के साथ रहूंगी। उसको पिता काफी समझाता है कि वो लोग तुम्हें स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि वो कट्टर ब्राह्मण है, और कट्टर ब्राह्मण समाज कभी स्वीकार नहीं करेगा। वो कर भी लेगा तो समाज स्वीकार नहीं करेगा। और होता यही है। मस्तानी वहाँ आती है और वो पूरी जिंदगी खपा देती है वहीं पे। बात समझ आएगी। और उसके जीवन में कोहराम आ जाता है, बहुत भयंकर कोहराम आ जाता है। और उस कोहराम जब आता है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि ये काफी दुखी था, इसका दिमाग तो खराब हो ही रहा था। घर के झगड़े से जब दुखी हो गया तो इसने अपने छोरों से कहा, छोरो उठाओ रे तलवार चल रहे हैं अभी। महाराज कहाँ चल रहे हैं? दिल्ली के ऊपर ही चल रहे हैं डायरेक्ट। भाई मौत के मुंह में चलते हैं। कई बार आदमी इतना दुखी हो जाता है ना कि वो मौत से नहीं डरता, वो ऐसी बहादुरी मौत चाहता है। बात समझ आ। तो घर परिवार के कलह से इतना दुखी हो गया क्योंकि एक तरफ ये क्या करने लग गया था, जो पेशवा था वो जाति से क्या था? ब्राह्मण था। क्या था? ब्राह्मण। कोंकण का ब्राह्मण था। कोंकण तट समझो, मालाबार तट और कोंकण तट, महाराष्ट्र की बात हो रही है। कोंकण तट का चित्पावन ब्राह्मण था, जो बड़े सुदृढ़ ब्राह्मण माने जाते हैं। और जबकि ये मस्तानी के प्रभाव में आकर मदिरा पीने लग गया था, दारू पीने लग गया था और मांस का सेवन करने लग गया था। तो अब ब्राह्मण समाज तो इसको दुत्कारने लग गया था, इसके पास भी नहीं आता था। बात समझा क्या? ब्राह्मण समाज ने इसका पूरा प्रतिरोध कर दिया। यहां तक कि इसकी जो पत्नी थी, मूल पत्नी जो काशीबाई थी, काशीबाई, उस काशीबाई ने भी बिल्कुल बेरुखी दिखा दी। अब देखो परिवार में हर आदमी इसके विरोध में था। इसकी पत्नी इसके विरोध में, इसका बच्चा नाना जी इसके विरोध में, इसकी माँ इसके विरोध में, इसके भाई चिमना जी अप्पा इसके विरोध में, हर कोई इसके विरोध में था। बात समझ आ रही है? हर कोई इसके विरोध में था। चिमना जी अप्पा के भी ये गले में लगा लेता है कि अगर तू मेरा भाई न होता तो मैं तेरा आज गर्दन काट देता।
वो ऐसे कोई डायलॉग मार देता है उसके ऊपर, उसको ये पता नहीं था कि ये संजीदगी से इतना चाहता है। तो कहता है कि वहाँ की बुंदेला की लड़कियाँ ऐसी थी, तो हमारे को तो एक बार फिर आक्रमण करना चाहिए, 2-4 मस्तानी और आ जाए हमारे पास। तो ये डायलॉग मारता है, तो चिमना जी अप्पा के कहता है कि अगली बार मैं ये भूल जाऊंगा कि तू मेरा भाई है। चिमना जी अप्पा के गले पे भी लगा लेता है। तो यानी पूरा परिवार इसके खिलाफ हो जाता है, चारों जो मराठा सरदार थे वो इसके खिलाफ हो जाते हैं, पूरी सेना इसके खिलाफ हो जाती है। तो ये दराब शराब के नशे में डूब जाता है और दारू मांस मदिरा पीने लग जाता है। तो ऐसे समय में क्या होता है कि इसको बड़ा गुस्सा आता है एक बार, और ये क्या करता है अपने सैनिकों को लेके, और मार्च 1737 में दिल्ली पर चढ़ाई कर देता है। कहाँ पर चढ़ाई कर देता है? दिल्ली पर चढ़ाई कर देता है। और जब ये दिल्ली पर चढ़ाई करता है तो उसके साथ कितने आदमी थे? 500 सैनिक। कितने सैनिक थे? 500 सैनिक, केवल 500 सैनिक। जो 500 तो दरबार में खड़े रहते हैं, सेना तो कोई लाख की तो बाहर है, महल में होते हैं 500 से ज्यादा सैनिक। तो 500 सैनिक लेके अपने खास आदमियों को लेके भाई तुम अपनी सैनिकों को रखो, और ये सीधा कहां पहुंच जाता है? दिल्ली। दिल्ली पे आक्रमण कर देता है। इस समय दिल्ली का शासक कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला। कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला। और जब इस पर चढ़ाई की तो मोहम्मद शाह रंगीला ने सोचा कि बाजीराव आ गया और इसके पीछे इसकी फौज आ रही होगी, तो ये दिल्ली छोड़ के भाग जाता है। ये दिल्ली छोड़ के क्या कर गया? भाग गया। बात समझ आ रही? तो इसने क्या किया, जब दिल्ली पर आक्रमण किया तो इतनी तीव्र गति से किया कि 14 दिन का सफर 2 दिन में तय कर लिया। कितने दिन में तय कर लिया? 2 दिन में तय कर लिया। बात समझ आ रही है? अब वहां पे पहुंच के और वो आराम से ऐसो आराम से दिल्ली को लूटता है। अब लूटने के लिए कितना था सामान उसके पास? 500 घोड़े थे, कितना लेके आए? वहां से लूट के आ जाता है। और जब वहां से लूट के आ जाता है तो अब मोहम्मद शाह रंगीला इस बात को समझ जाता है कि बाजीराव को अगर हटाया नहीं गया, अगर इसको नियंत्रित नहीं किया गया, तो ये बहुत तगड़ा अपने लिए शूल बन जाएगा। तो इसने जुलाई 1737 को एक अभियान भेजा इसके खिलाफ। और मोहम्मद शाह रंगीला का दक्षिण भारत में इसका सूबेदार कौन था? निजाम उल मुल्क, हैदराबाद का निजाम उल मुल्क। तो हैदराबाद के निजाम उल मुल्क को भेजा, और हैदराबाद के निजाम उल मुल्क और बाजीराव प्रथम। अब बाजीराव फिर आके दारू पीने लग गया। तो अब वो बिल्कुल घर से बिल्कुल तंग था, क्योंकि सभी सरदार उसके खिलाफ थे, उसकी पत्नी उसके खिलाफ थी, उसके बच्चे उसके खिलाफ थे, सभी लोग उसके खिलाफ थे। वो उसे हेय दृष्टि से देखता था। समझा क्या? और मस्तानी के एक लड़का भी हो गया था जिसका नाम था बहादुर खान, शेर बहादुर खान। समझा क्या? उसका नाम शेर बहादुर खान रखा था उसने। उसके एक साथ 2 बच्चे होते हैं, काशीबाई से होता है उसकी मूल पत्नी से। उसकी मूल पत्नी से जो लड़का होता है उसका नाम था रघुजी, रघु उसे रघु कहता है, रघुजी। अभी आएगा रघुजी बाद में, इसका बेटा। और एक साथ 2 बच्चे होते हैं, एक तो मस्तानी के, उसका नाम था शेर बहादुर खान, एक तो रघुजी। इन दोनों के बारे में मैं भी बताऊंगा। शेर बहादुर खान को ये अपने जीते जी जागीर दे देता है। इसको पता था कि अपने के मरने के बाद में हो सकता है कि इसको मार दें, कुछ कर दें। तो इसे बांदा जिला और कालपी इसकी जागीर दे देता है अपनी मृत्यु से पहले। और शेर बहादुर खान ने मराठों के प्रति अपनी निष्ठा रखी, और 1761 में पानीपत के तृतीय युद्ध में अभी अपन पढ़ेंगे, ये लड़ता हुआ अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ लड़ता हुआ मारा जाता है। अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ लड़ता हुआ मारा जाता है। समझा गया? तो ये तो था मस्तानी कि मस्तानी को फिर उसके पीछे से जब वो युद्ध करने जाता है, यहाँ हैदराबाद का निजाम उल मुल्क अब जब युद्ध की तैयारियां कर रहा था, तो इसके सभी सरदार आते हैं कि बाजीराव हमें युद्ध करना है, मराठों ने एक बड़ी सेना भेजी है निजाम उल मुल्क। वो कहता है तो बाजीराव तुम होश में आओ। तो अरे जब माँ चला रही है ना, वो निर्णय करेगी, ले जाओ उसको। तुम्हें लगता है ना, फिर मेरी क्या जरूरत है बाजीराव की? तुम करो युद्ध। भाई मैं ही तो नहीं हूं अकेला, मैं तो गलत हूं।
तो तुम सही हो, तुम युद्ध कर लो। वो काफ़ी देर तक उनसे बिल्कुल जवाब नहीं देता। एक दिन और वो उसको हिलाते हैं, बाजीराव तुम नशे में धुत हो तो। और फिर बाजीराव अपनी तलवार से एक उसको उठाता है, दीपक को अपनी तलवार से उठा के कहता है, उसको ऊपर वापस फेंक कर वहीं पे तलवार के ऊपर ले लेता है। उसके वो जब वो खड़ा होता है तो वहीं गिर जाता है, मतलब। तो वो एक कमेंट कस देता है रघुजी भोंसले, कहता है कि ये पेशवा है, ये छत्रपति का पेशवा है जो अपने पैरों पे नहीं खड़ा हो सकता। इस बात पे गुस्सा होकर बाजीराव अपनी तलवार निकालता है और तलवार के ऊपर वो करता है, ऊपर उठा के उस दीपक को वापस उसके ऊपर रख लेता है। कहता है कि बाजीराव के पैर भले लड़खड़ा गए हों, लेकिन उसकी तलवार कभी लड़खड़ा नहीं सकती। मतलब वो अपनी शुद्धता का परिचय दे, यानी इतना शार्प आदमी था कि युद्ध के मैदान में उसे कभी कोई मात नहीं दे सकता था, सभी उसके पैर पड़ जाते हैं। फिर ये जो दत्तोजी सिंधिया था, दत्तोजी सिंधिया इसके पिता का बहुत वफादार था, बालाजी विश्वनाथ का। और दत्तोजी सिंधिया कहता है, बाजीराव जितना तेरे घोड़े ने पसीना बहा है उतना पसीना मैंने भी बहाया है, मैं उसके साथ पैदल दौड़ा हूँ। आज मराठा संघ को तेरी जरूरत है, हिंदू पद पातशाही को तेरी जरूरत है, इस सब चीज़ों को छोड़ घर को और तू वहाँ चल मेरे साथ। और फिर इस बात से वो तैयार होता है, दत्तोजी सिंधिया गायकवाड़ सिंधिया के कहने पे, और वहाँ से वो निकल के युद्ध के मैदान में जाते हैं। और दिसंबर 1737 में एक युद्ध लड़ा जाता है जिसे कहते हैं भोपाल का युद्ध। कौन सा युद्ध? भोपाल का युद्ध। किस किस के मध्य लड़ा गया? हैदराबाद वर्सेस मराठा, हैदराबाद वर्सेस मराठा। और हैदराबाद का नेतृत्व कौन कर रहा था? मुगल सूबेदार, जिसका नाम क्या था? निजाम उल मुल्क, जो मैंने अभी आपको बताया, निजाम उल मुल्क। और मराठा का नेतृत्व कौन कर रहा था? बाजीराव। बात समझ आ गई? और बाजीराव इस युद्ध में भी हैदराबाद के मुगल समर्थ इसको पराजित कर देता है। क्या कर दिया? पराजित कर दिया। और पराजित करके इसको पूर्णतः पराजित कर देता है। और यहाँ पे पराजित करके एक बात कह देता है कि आज के बाद में कभी भी कोल्हापुर के मामले में हस्तक्षेप मत करना। कोल्हापुर मानी संभाजी सेकंड के मामले में। और ये अंतिम रूप से पराजित कर देता है। 1738 में इन दोनों के मध्य संधि होती है और इसके बाद में युद्ध समाप्त हो जाता है। 1740 में अतिशय मदिरापान और युद्ध के दौरान जब ये गया हुआ था, उसी दौरान पीछे से क्या करते हैं कि जो मस्तानी थी उसकी हत्या कर दी जाती है। और जब मस्तानी की हत्या कर देते हैं, मस्तानी की हत्या का खबर ये सुनता है तो युद्ध के मैदान में अकेला ही चला जाता है। इसके भयंकर ज्वर चढ़ता है, जगह जगह से कट जाता है। युद्ध के मैदान में अकेला चला जाता है, उतर जाता है, 1 लाख फौज होकर अंदर चला जाता है, जगह जगह से कट जाता है। और ज्वर पीड़ा से इतना पागल हो जाता है कि उसे समुद्र दिखता है। सैनिक आते हुए दिखते हैं, उनको काटने के लिए दौड़ता है और लास्ट में जाके मर जाता है। समझ आया क्या? तो कुल मिला के ये 1740 में इनकी मृत्यु हो गई। ये सबसे जबरदस्त लड़ाका पेशवा था। ये मराठा सल्तनत का दूसरा संस्थापक माना जाता है, जिसे गो ब्राह्मण रक्षक और हिंदू पद पातशाही की उपाधि धारण की थी। बात समझ आ गई? तो ये इसके बारे में एक और ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा, एक चीज और याद रखना, इसने पुर्तगालियों से भी संघर्ष किया था। और 1739 में 1738 हो गया, उसके बाद 1739 में इसने पुर्तगालियों से बसीन और सालसेट छीना। बसीन और सालसेट छीना। देखो, बसीन को आप याद रखना। अगर बात की जाए तो पुर्तगालियों की 2 राजधानी थी। कितनी राजधानी थी? 2। एक तो मैंने आपको बता दी, दक्षिण पुर्तगालियों की राजधानी थी गोवा। कौन सी थी? गोवा। ये तो गोवा। और दमन द्वीप जो गुजरात में पड़ता है, दमन द्वीप के पास ही कौन सा पड़ता है? बसीन। क्या पड़ता है? बसीन। तो ये तो बसीन था। और सालसेट द्वीप यहाँ पे महाराष्ट्र में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? सालसेट, एलिफेंटा, सालसेट, इनका नाम सुना होगा। ये द्वीप है, तो ये महाराष्ट्र में पड़ता है। ये कहाँ पड़ता है? गुजरात में। और ये कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। तो बसीन द्वीप ये पुर्तगालियों की उत्तरी राजधानी थी। कौन सी राजधानी थी? उत्तरी राजधानी। और दक्षिणी राजधानी कौन सी थी? गोवा। कौन सी थी? गोवा।
बात समझेगी। तो इसने बशीन को छीना, साल सेठ को छीना, किससे छीना? पुर्तगालियों से छीना 1739 में। ये युद्ध करते करते ही लास्ट में बहुत भयंकर तरीके से घायल हो जाता है। जब इसको खबर लगती है कि इधर पीछे से इसकी हत्या कर दी गई, किसकी? मस्तानी की, तो फिर वो उसके भयंकर जोर चढ़ता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपने दो कंप्लीट हो गए, एक बालाजी विश्वनाथ और दूसरा बाजीराव। ठीक है, ले लीजिए इसकी। अच्छा, ये याद रखना 1738 में जो संधि हुई थी उसे कहते हैं दुर्रई सराय की संधि। दुर्रई सराय की संधि क्या कहते हैं? दुर्रई सराय के संधि। 1738 में दुर्रई सराय, जनवरी 1738 में हुई थी और दिसंबर 1737 में भोपाल की हुई थी। अब ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट।